हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, इसके अगले चैप्टर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल के अंदर हमारे क्या होते हैं। देखो यहाँ पर छोटा सा चित्र दिया गया है सौरमंडल का। तो सौरमंडल में क्या है, हमारा सूर्य है सबसे पहले, तो ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आसानी से जान पाएंगे। तो हम शुरू से पढ़ते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सूर्यास्त के बाद आपको आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। तो दोस्तों, ये हमारे जो रात में हमें जो तारे दिखाई देते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि तारे होते हैं, कुछ तो हमें ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं और कुछ होते हैं कम चमकीले दिखाई देते हैं। तो देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। यानी कि जो हीरो होते हैं हमें चमकते हुए दिखते हैं ना, वैसे ही हमारे जो रात के तारे होते हैं वो टिमटिमा रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। तो ये उसकी ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। टिमटिमाहट अन्य से अलग होने का मतलब कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो और कोई कोई बिल्कुल भी नहीं चमकता है। जैसे कि चंद्रमा को अगर हम देखते हैं तो वो चमकती रहता है, वो टिमटिमाता नहीं है। तो आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में बस इतना ही बताया था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बताया है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली पूर्णिमा या बारी रात पूर्णिमा होती है। देखो दोस्तों, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस होती है, जो कि महीने में एक एक बार आते हैं। तो पूर्णिमा जब आती है तो पूरा चाँद आसमान में दिखाई देता है रात के समय, और उसके 15वें दिन में क्या होता है कि बिल्कुल वो गायब हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। तो आप इससे याद रखना, ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन मतलब कि उसको देखना, उसमें जो भी कुछ हम देखना चाहते हैं वो देखना अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखते हैं अमावस्या वाली रात को तो बिल्कुल अंधेरा होता है, तो उस दिन हमें जो तारे होते हैं वो आसानी से साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। तो यही बता रहा है यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। देखो दोस्तों, जो सूर्य है वो बहुत ही तेज़ रोशनी देता है, तो जिसकी वजह से हम जब वो निकलता है तो जो रात में जो तारे हमें दिखते हैं वो नहीं देख पाते कि दिन में। क्यों? क्योंकि रात को तो अंधेरा होता है, तो अंधेरे में वो अगर छोटी सी भी कोई चीज़ चमकती है तो हमें आसानी से दिख जाती है, लेकिन दिन को देखते हैं तो छोटी चमकती हुई चीज़ हमें कैसे दिख जाएगी, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, इसीलिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो देखना कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो हमारे सौरमंडल में जितनी भी ये चीज़ें हैं जो कि किसी चीज़ से बनी हुई हैं, जैसे हमारा सूर्य हो गया, ये भी है, चंद्रमा हो गया, ये भी है, और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। तो यही सूर्य चमकता हुआ दिखता है, चंद्रमा भी हमें चमकता हुआ दिखता है, और भी खगोलीय पिंड होते हैं वो चमकते हुए दिखते हैं। तो ये क्या है, सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो खगोलीय पिंड की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो देखिए उसको देखते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं, जैसे सूर्य, ये काफ़ी बड़ा है ना, सबसे बड़ा हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है और गर्म भी है। और ये गैसों के बने होते हैं, हाँ, क्योंकि सूर्य में ऐसे कुछ तो है नहीं जिससे कि वो हमेशा जलते ही रहेगा। उसमें गैसें होती हैं, वो आपस में जब मिलती हैं तो वो जलती हैं, फिर वो अलग होती हैं, फिर से वो मिलती हैं, ऐसे मिलती हैं, जलती हैं, मिलती हैं, जलती हैं। तो वो आपस में एक क्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से वो कभी ऊर्जा उसकी ख़त्म नहीं होती और वो हमेशा जलते रहता है। तो इसी वजह से इसकी क्या है, अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यहाँ पर उत्सर्जित शब्द आया, इसका मतलब होता है कि छोड़ना, ठीक है, उत्सर्जन करना, निकालना, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं।
तो हमने देखा तारा है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, तारा कहते हैं, हमें पता है। आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, हम सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य क्या है, हमें ऊर्जा देता है, हमें प्रकाश देता है, ठीक है, गर्मी देता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पे क्या होगा, ठंडी ठंड होगी, और इतने हम ठंड होगी कि जम जाएंगी, बर्फ़ पड़ेगी और कोई भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो सूर्य एक तारा है, और हम जो रात के समय देखते हैं वो भी तारे ही होते हैं, लेकिन वो हमें इतने छोटे और इतनी कम, मतलब उनकी जो गर्मी होती है हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो करोड़ों अरबों यानी खरबों मतलब किलोमीटर दूर है हमसे, लाइट ईयर्स दूर हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष, कई प्रकाश वर्ष हमसे दूर है। इस वजह से उनकी जो ऊर्जा है वो हमसे नहीं आ पाती। लेकिन सूर्य हमसे बहुत पास है उनकी तुलना में, वैसे तो बहुत दूर है लेकिन उनकी तुलना में बहुत पास है, जिस वजह से उसकी जो ऊष्मा है हम तक पहुंच पाती है। और हमें लगता है कि ये तारा नहीं है, ये तो एक सूर्य है, लेकिन सूर्य की तरह बाकी बहुत सारे हमारे पास सूर्य हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल इसके अंदर भी दिया गया है, जैसे हवाई जहाज़ होता है, ठीक है, वो अगर पास से हम उसको देखते हैं तो कितना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब आसमान में जा रहा होता है, बहुत दूर होता है हमसे, तो एक चिड़िया जितना दिखाई देता है, बल्कि चिड़िया से भी छोटे खिलौने जैसा दिखाई देता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसके अंदर कितने लोग बैठे होंगे। तो यही है कि जब हमारे पास कोई चीज़ वस्तु पास होती है तो हमें बड़ी दिखाई देती है, और जब छोटी होती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, और वो छोटी होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सारे तारे दिखाए गए हैं, ठीक है। इसे इस जो ये जो आकृति बना रहे हैं इसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और एक नक्षत्र मंडल क्या करता है, विभिन्न तरह की आकृतियाँ बनाता है, और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर, मतलब इसको या अर्सा मेजर कह लो या बिग बियर कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। ये एक तरह के नक्षत्र मंडल है, ठीक है, और ये आसानी से पहचान सकते हैं कब, देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिया गया है। देखो, अब यहाँ पर एक सप्तऋषि तारे की बात की गई है, सप्तऋषि मंडल की बात की गई है। तो ये सप्तऋषि होता क्या है, सप्त मतलब होता है सात, और ऋषि मतलब संत, यानी कि सात तारों का जो समूह होता है वो सप्तऋषि कहलाते हैं उसको, ठीक है। ये क्या है, ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। जो हमने अभी नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं पढ़ा था ना, कि नक्षत्र मंडल क्या होता है कि बहुत सारे तारों के समूह द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसी नक्षत्र मंडल का एक भाग क्या है, सप्तऋषि, ठीक है। और इसी सप्तऋषि की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारे को पता कर सकते हैं। देखो, सप्तऋषि जो तारामंडल होता है वो जहाँ पे होता है वहाँ पे ध्रुव तारा भी होता है। देखो यहाँ पर ध्रुव तारा भी दिखाया गया है। ये तो सो गया पूरा सप्तऋषि, ठीक है। और यहाँ पर ध्रुव तारा अगर हम इसकी बिल्कुल सीध में देखते हैं तो जो एंड पे जो नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा होती है, वहाँ पर जो एक जो स्थिर अवस्था में होता है, मतलब वहीं पर रहता है, ये क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। तो यहाँ पर ध्रुव तारे के बारे में थोड़ा बताया भी गया है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। देखो, मैंने कहा था ना कि जो उत्तरी तारा जो होता है मतलब हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। अगर मान लो हमारे पास पुराने ज़माने में, अभी तो हमारे पास मान लो है दिशा सूचक है यानी कंपास है, पहले हमारे पास कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे, तारे को देखते थे, वो तारा जो तारा मतलब कि ध्रुव तारा होता था उसको देखते देखते उत्तर दिशा का पता लगा लेते थे, और वो खोते नहीं थे, मतलब गुम नहीं होते थे। इस वजह से तो उन्होंने भी जीना सीख लिया था। आज देखो हम उसको किताब में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में पहले ही लोग जान चुके थे, ठीक है। ये आसमान हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा था, ये पूरा सप्तऋषि है तारा, और यहाँ पर ध्रुव तारे को अगर हम देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधे में देखेंगे तो वो लास्ट में हमें दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ये वही है जो हमने अभी बताया था कि अगर आप ये सप्तऋषि तारे हैं, अगर आप यहाँ पर एक सप्तऋषि तारा यहाँ पर है तो आप इस तरह से मिलाओगे तो ये लास्ट का जो होगा ध्रुव तारा होगा। इस तरह से जो ऊपर चित्र है वही दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होते हैं। वे तारों के
प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखो अभी हमने खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा था ना कि कुछ खगोलीय पिंड के पास क्या होता है, अपना ऊर्जा होता है, अपना प्रकाश होता है, आकार में बड़े होते हैं, गैसों से बने होते हैं। लेकिन कुछ के पास अपना ऊर्जा तथा प्रकाश नहीं होता है, वो क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी क्या है, हमारी क्या है, ग्रह है ना एक। इसी तरह से बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, ये सारे क्या हैं, ग्रह हैं। इनके पास खुद की ऊर्जा और प्रकाश नहीं है। लेकिन ये कहाँ से लेते हैं ऊर्जा और प्रकाश, ये सूर्य से लेते हैं। तो ये मतलब एक खगोलीय पिंड क्या कर रहा है, दूसरे खगोलीय पिंड से ऊर्जा तथा प्रकाश ले रहा है। ठीक है, तो ये खगोलीय पिंड के दो प्रकार हो गए, एक वो जो खुद चमकते हैं और उनका ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, और जो खुद चमकते नहीं है वो दूसरे से ऊष्मा प्रकाश लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर प्लेनेट, जो हम ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं ना, उसका अर्थ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो प्लेनेट होता है, मतलब ग्रह, जो हमारा ग्रह होता है उसको इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं। वो बना किस शब्द से है, तो ये ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा, जो ग्रीक एक देश है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है, वहाँ के प्लेनेटाई, प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परि मतलब चारों तरफ, भ्रमक मतलब घूमने वाला। ठीक है, चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो पृथ्वी के नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य भी हमने माना कि ना कि वो भी एक तारा है, वो भी मतलब कि बाकी तारों की तरह है, वो भी तारा है, बस ज़्यादा बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे ज़्यादा पास है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होती है। हाँ, क्योंकि जो पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य से प्रकाश लेती है, उससे ऊष्मा लेती है। तो प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है, तो अगर हम उसको कहीं और से देखेंगे तो वो चमकती दिखती है, बिल्कुल दिखेगी। इसी तरह से जो हमारा चंद्रमा है, उसके पास भी खुद की ऊर्जा तथा प्रकाश नहीं है। जब उस पर सूर्य का ऊर्जा और प्रकाश, मतलब जो प्रकाश पड़ती है, ऊर्जा तो वो अलग ही बात है, जब प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती हुई दिखाई देती है। जो हमारा जो चंद्रमा है, कभी वो कम चमकता है, कभी ज़्यादा चमकता है। वो क्यों चमकता है, क्योंकि वो अमावस्या पूर्णिमा की वजह से, वो जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कभी उसके ऊपर कभी कम जगह पे पड़ता है, कभी ज़्यादा जगह पे प्रकाश पड़ता है, जिसकी वजह से वो कम ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो जितनी उससे पे उसके प्रकाश पड़ता है उतनी ही उत्साह उसका चमकता है। इसी वजह से वो हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। वो रहता वहीं पर है, बस हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सौर मंडल हमारा पूरा दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, बीच में हमारा ये सूर्य है, फिर हमारा ये बुध है, फिर हमारा ये शुक्र है, फिर हमारा पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, और फिर इधर शनि है, फिर यूरेनस एंड इधर नेपच्यून है। तो ये सभी के सभी किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे आगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। देखो, एक ग्रह होता है, एक उपग्रह होता है। उपग्रह का जिसके आगे उप लग गया ना, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रह का मतलब क्या हो गया, एक मेन चीज़ जिस पे कोई रहता हो या फिर नहीं भी रह सकता है, लेकिन वो मेन है, बड़ा है। उपग्रह का मतलब उससे छोटा, उससे वैल्यू में कम होता है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी का सहचर, सहचर मतलब होता है साथी। ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हाँ, चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य तारे हैं जो सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। देखो, फिर जैसा हमने पहले भी देखा कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी क्या है, वो एक ग्रह है जो कि उस तारे से यानी सूर्य से प्रकाश लेती है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी की तरह और भी बुध, शुक्र, शनि, बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो उससे प्रकाश लेते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह उनके भी उपग्रह हैं। ठीक है, उनके भी चंद्रमा हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम सौर मंडल के बारे में जानते हैं। तो सौर मंडल बना किन किन चीज़ों से, पहले वो देखते हैं। ठीक है, कि मतलब क्या क्या सौर मंडल में आता है। तो हमने पहले भी देखा है कि सौर मंडल में आता है क्या है। मेन तो इसका बॉस क्या हो गया, सूर्य हो गया, मतलब ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे पहले आएगा, सूर्य होता है। इसके अलावा 8 ग्रह हो गए। ठीक है, उपग्रह हो गए। उपग्रह जैसे हमारी जो चंद्रमा है ये लगा के। कुछ खगोलीय पिंड, कौन कौन से खगोलीय पिंड होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं और उल्का पिंड होते हैं। देखो आपने देखा होगा, क्षुद्र ग्रह मतलब, क्षुद्र मतलब क्या हो गया, छोटा, और ग्रह मतलब ग्रह, मतलब इस तरह के वो ग्रह होते हैं, वो बहुत ही छोटे, उनको ग्रह कह नहीं सकते, इसलिए क्षुद्र ग्रह कह दिया उनको। और यहाँ पर उल्का पिंड दिया गया है। उल्का पिंड क्या होता है कि ये क्षुद्र ग्रह से भी छोटे होते हैं, एक तरह से पत्थर के टुकड़ों कह लो, चट्टाने कह लो।
ठीक है, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। जब ये नीचे मतलब कई बार ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं, उसके मतलब कि एटमॉस्फेयर में, तो ये उससे खींचे चले आते हैं हमारी पृथ्वी पर, और आते समय ये इतनी तेज़ होते हैं कि इनके घर्षण से वो खुद ही जल जाते हैं। कई बार जब नहीं जल पाते तो पृथ्वी पर गिरते समय ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, मतलब आसपास बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं। अगर जंगल में गिरते हैं तो पेड़ वेड़ सब टूट जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा सौरमंडल में क्या क्या चीज़ आती है। तो अब हम देखते हैं कि सूर्य जो आता है सबसे पहले, वो क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। केंद्र मतलब कि बिल्कुल बीच में, सेंटर में है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। देखो, इसका जो खिंचाव है मतलब कि इसका गुरुत्वाकर्षण है बहुत ज़्यादा। देखो, जो चीज़ इतनी बड़ी होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही बड़ा होगा, मतलब उतना ही ताकतवर होगा। तो ये इतना बड़ा है कि ये पूरे के पूरे सौरमंडल में हमारे क्या खगोलीय पिंड है, हमारे 8 ग्रह हैं, ये सब चीज़ों को बांधे रखता है, मतलब इनको भागने नहीं देता है। अगर सूर्य खत्म हो गया तो समझ लो पूरा सौरमंडल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, मतलब इसी से हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलती है। बाकी जो सूर्य हैं वो तो बहुत दूर दूर हैं, यही सबसे नज़दीक है। अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी पे या कहीं पे भी जीवन संभव नहीं हो सकता, इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए हमें मतलब कि बहुत कम ऊष्मा मिलती है, मतलब उतनी ही ज़रूरत जितनी हमको है उतनी ही मिलती है। तो ये हमसे कितनी दूर है अगर क्वेश्चन में आता है तो लिख दो, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब आते हैं ग्रहों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था हमारे जो पृथ्वी को मिला के 8 ग्रह हैं, तो कौन कौन से हैं। अगर हम इसको सूर्य से दूरी मतलब सबसे नज़दीक कौन सा, फिर उसके बाद नज़दीक कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, इस तरह से देखें तो हम इसको एक क्रम वाइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले बुध आता है जो सबसे पास है हमारे ग्रह, ठीक है। फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। एक प्लूटो भी था, उसको अब शुद्ध मतलब कि उसको अब ग्रह नहीं मानते वैज्ञानिकों ने। एक बैठक की इसमें आगे बताया गया है प्लूटो के बारे में। पहले 9 ग्रह थे लेकिन वैज्ञानिकों ने 8 ही माने। तो आपको सिर्फ ये 8 ग्रह याद रखने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इनको आपको इसी तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है, ठीक है। और आप यहाँ पर जियोग्राफी का मतलब भी दिया गया है, वो आप दे सकते हो कि जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि पृथ्वी का अध्ययन। इस तरह से आपको मेन जो याद रखना है वो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले बता देता हूँ कि जो जियोग्राफी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जी और प्लस ग्राफिया। तो जी का मतलब क्या होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना, यानी उसका वर्णन करना, ठीक है। तो ये आप देख लेना, साइड में दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे दिए गए हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसी वजह से। तो सौरमंडल के बारे में और देखते हैं, ये क्या इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ मतलब वो वहाँ से भटक नहीं सकते, वो उसी दिशा में चारों तरफ उसके घूमते रहते हैं। और ये रास्ता होता किस तरह से, दीर्घ वृत्ताकार होता है। देखो यहाँ पर शब्द का मतलब समझो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। लघु का मतलब छोटा होता है, आपको पता ही है, लघु और दीर्घ ये विलोम शब्द हो गए ना। तो यहाँ पर दीर्घ का मतलब बड़ा, और वृत्ताकार का मतलब क्या हो गया, जो वृत्त के समान हो, यानी कि बहुत बड़ा वृत्त यानी गोला। ये उसमें क्या करते हैं, चक्र लगाते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, और ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है, 88 दिन लगते हैं इसको। फिर शुक्र के बारे में बताया कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है लगभग पृथ्वी के समान ही है, मतलब पृथ्वी की तरह बनावट है, लेकिन इस पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। इसका एक कारण है कि देखो पृथ्वी इतनी दूर है फिर भी इतनी गर्मी पड़ती है, और शुक्र जो है इससे पहले पड़ता है, तो इस पर सोचो कितनी गर्मी पड़ती होगी। तो वहाँ पर जीवन संभव होता अगर वो थोड़ा और दूर होता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ पर जीवन भी संभव नहीं हो पाया, ठीक है। तो अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता है। देखो मैंने आपको बताया था ना 9 ग्रह थे, उसको नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में, अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कि एक है सिरसा, ठीक है, और प्लूटो, इसको बौने ग्रह कहेंगे।
मतलब इसको बौने ग्रह का नाम दे दिया, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया क्योंकि ये आकार में बहुत छोटा है। एक तो छोटा, ऊपर से बहुत दूर पड़ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंड में तो यही आता है, इस वजह से इसको बौने ग्रह कह दिया। ठीक है, तो 2006 से इसको हटा दिया गया है। तो अब 8 ही ग्रह हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपको आंसर 8 लिखना है। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में जानते हैं हम। देखो, पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह आता है, आपको पता है। पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर क्या आती है हमारी पृथ्वी। तो ये क्या होगा, तीसरे नंबर पर हो गया। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें, आकार की बात करें, तो ये क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, 5वां सबसे ग्रह बड़ा है। ठीक है, अब पृथ्वी है कैसी वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है, लेकिन आपको शायद पढ़ा हुआ समझ में ना आए। देखो, पहले मैं पढ़ता हूँ। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। देखो, पृथ्वी कैसी है, इस तरह से है। बना नहीं पा रहा सही, इसलिए कोई बात नहीं। देखो, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया। ये चपटी है, यहाँ पर चपटा पर है, ये ऊपर नीचे। ठीक है, और ये इधर से तो इसका पेट सा निकला हुआ है, और इधर ये चपटी है। यही यहाँ पर बताया कि ध्रुव के पास चपटी है, इसी कारण इसके आकार को भू आव कहा जाता है। ठीक है, भू आव का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। देखो, जीवन आपको पता है पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी है जो जीवन जहाँ पे संभव है। ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंड है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। देखो, अगर हमें पानी ना मिलेगी तो हम जीवन संभव नहीं है, वायु नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवन संभव नहीं हो पाएगा हमारा। ठीक है, ये मतलब कि हमें ना ज़्यादा गर्मी सहन है, ना ज़्यादा ठंड सहन है। तो ये इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं ना, वो हमारे अनुकूल हैं। अनुकूल मतलब कि हमारे हमारे मतलब जहाँ पे हम रह सकें आसानी से, इस तरह की बनी हुई हैं। इसी वजह से हम क्या है, इसमें रह पा रहे हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, तो आप बता दोगे कि क्योंकि इसके अंदर क्या है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं। और वो परिस्थितियाँ क्या क्या हैं वो आप बता देना कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर जल है, और भी बाकी जो भी चीज़ें हैं आप बता देना। ठीक है, आंसर। तो एक क्वेश्चन और भी आता है यहाँ पर। देखो दोस्तों, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो यहाँ पर बन रहा है कि देखो अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, एक यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। यहाँ पर तो ये लिखा हुआ पेपर में आएगा कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती है, तो इसका आंसर यहीं पर है। देखो, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 का मतलब अगर मान लो यहाँ पर पूरी पृथ्वी है, तो इसका 2/3 जो हिस्सा है ना, वो क्या है, पानी से ढका हुआ। पानी किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। तो अगर आप इतनी छोटी सी मतलब कि इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ को पूरा पानी से भर दोगे, वो है किस रंग का, नीले रंग का, तो उसको आसमान से देखोगे तो नीला ही दिखेगा ना। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि इसका 2/3 हिस्सा किससे है, पानी से ढका हुआ है, इसीलिए नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं हम। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। ठीक है, हमारी पृथ्वी है, उसके पास केवल एक ही उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, इसका व्यास, अच्छा, इसे प्राकृतिक उपग्रह कहेंगे। ठीक है, एक उपग्रह भी 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा। लेकिन कृत्रिम की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे हैं। कृत्रिम कौन से उपग्रह होते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, यानी मानव निर्मित उपग्रह। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। मानव निर्मित उपग्रह को कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे इनसैट हो गए, इस तरह के जो ये रॉकेट जाते हैं ना, तो ये उपग्रह है। ठीक है, ये उपग्रह एक कक्षा में हो जाते हैं, पृथ्वी चारों को चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन प्राकृतिक जो पहले से ही मौजूद है वो क्या है, हमारा सिर्फ एक ही है, वो है चंद्रमा। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि इसका व्यास पृथ्वी का केवल 1/4 है, मतलब पृथ्वी से 4 गुना कम है इसका व्यास। ठीक है, 1/4 पृथ्वी का होने का मतलब है कि उससे 4 गुना कम है इसका व्यास। व्यास किसे कहते हैं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो दूरी होती है वो व्यास होती है। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से एवं
पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमें पता है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर क्या है, सूर्य है हमारी पृथ्वी से लगभग है, लगभग 15 किलोमीटर, पूरा नहीं। और इसी तरह से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर क्या है, हमारा चंद्रमा है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा एक दिन में पृथ्वी का चक्कर, सॉरी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है। तो आपको क्या करना है, लगभग 27 दिन लिखना है। बिल्कुल ये नहीं लिखना कि 27 दिन, आपको लगभग जरूर लगाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं हो रही है, थोड़ा आगे पीछे होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हम सूर्य का चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखो, जब ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, उसी समय ये खुद भी अपने आप घूम रहा होता है, मतलब कि अपने ही जगह पे खुद भी घूम रहा होता है, जिस वजह से जो हमारे पृथ्वी की तरफ इसका जो हिस्सा रहता है वो ही हमेशा होता है, इसका दूसरे पीछे का हिस्सा हम नहीं देख पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी पूर्णिमा आती है तो पूरा चांद दिखाई देता है, तो एक ही दृश्य उसके अंदर दिखाई देता है। छोटे छोटे गड्ढे वहीं पर सेम टू सेम, कुछ अलग बदला हुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वो जो भाग है हमारी पृथ्वी की तरफ रहता है, उसका जो पीछे का भाग हम कभी देख ही नहीं पाते। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है तो अपने बीच एक चक्कर लगा रहा होता है, मतलब खुद भी घूम रहा होता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। देखो, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, लेकिन चंद्रमा पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर ना पानी है ना ऑक्सीजन है, वहाँ पर जहरीले गैसें हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गड्ढे वड्ढे हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है कि इसकी सतह पर छाया बनती है। छाया मतलब कि जो शैडो होती है वो बनती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। हाँ, हम देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग जो तरीके की जो आकृति होती हैं वो इन गड्ढों की वजह से, इन मैदानों की वजह से ही बनती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। देखो, क्षुद्र ग्रह की बात करें, क्षुद्र का मतलब हमने क्या देखा था, छोटे, बिल्कुल छोटे को कहेंगे, और ग्रह का मतलब ग्रह, मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत छोटी हैं लेकिन उनको ग्रह भी नहीं कह सकते और ना ही तो उनको बिल्कुल ही छोटा कह सकते हैं। ठीक है, तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी हो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, और ये पाए कहाँ पे जाते हैं ये हम देखते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखो, आपने देखा होगा पहले चित्र में, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये क्षुद्र ग्रह होते कैसे हैं। देखो, आगे दे रखा होगा कि ये मंगल और जो बृहस्पति है उसके बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये लिखा क्षुद्र ग्रह, ये छोटे छोटे जो जाल से दिख रहा है ना, जाल नहीं है, ये छोटे छोटे इस तरह से ग्रह हैं, उनको मिला के बनाई। ये पट्टी सूर्य के चारों ओर है और इसमें इतने सारे क्षुद्र ग्रह हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। और ये किसके बीच हैं, इधर ये क्या है, मंगल है, और इधर ये बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन के बीच चक्कर लगाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, क्षुद्र ग्रह पे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो लगभग बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ये ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, अब उल्कापिंड की बात करनी है। तो उल्कापिंड किसे कहते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में कन्फ्यूज मत होना। उल्कापिंड क्षुद्र ग्रहों से ही भी छोटे होते हैं, उनसे भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और ये कई बार इतने छोटे होते हैं कि हमारे पृथ्वी पर आ रहे होते हैं, मतलब गलती से ही हमारे एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के फंस जाते हैं, और ये नीचे आते ही आते इतने मतलब कि घर्षण होता है, इतने जल जाते हैं खुद ही। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना इसमें। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। देखो, कभी कभी यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि देखो, जब हम कहते हैं ना टूटता तारा, तो दरअसल कई बार यही क्षुद्र ग्रह नीचे होते हैं ना, गिर रहे होते हैं। ठीक है, ये उल्कापिंड ना नीचे गिर रहे होते हैं, तो वो हम कहते हैं उसको टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये क्या होते हैं, उल्कापिंड होते हैं। तो कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, अगर ये जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ गिरता है तो यहाँ पर काफ़ी जान माल की भी हानि हो सकती है। ठीक है, इससे काफ़ी तबाही भी हो सकती है। लेकिन अगर ये जंगली इलाकों में गिरता है तो ये जंगल को साफ़ कर देता है वहाँ पर, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा तबाही, एक बम की तरह होता है ये। ठीक है, अगर आपने तारों वाले खुले आकाश में
ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्या आपने कभी भी आकाश में देखा है कि एक सफ़ेद सी चमकदार पट्टी जा रही हो एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे कि सड़क हो, ठीक है। ये क्या होती है, ये चमक रही होती है, इसके अंदर छोटे लाखों क्या होते हैं, तारे होते हैं, वो तारों का समूह होता है। तो ये पट्टी यही क्या होती है, आकाशगंगा कहलाती है, ठीक है। तो आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि हम उसकी मतलब कि कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी हो सकती है, बहुत ही बड़ी है, ठीक है। और उसी का भाग क्या है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी आकाशगंगा है, लेकिन एक आकाशगंगा का भाग क्या है, हमारा एक सौरमंडल है। तो इस आकाशगंगा में पता नहीं कितने ही सौरमंडल होंगे। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा का पड़ा। तो ये नाम इसका क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये प्रकाश जो मतलब कि ऊर्जा है वो उसकी एक तरह से नदी बह रही है, क्योंकि ज़्यादा चमक रहा था ना, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया, आकाशगंगा। हमारे जैसे पृथ्वी पे गंगा बहती है उसी तरह से उन्होंने इसका नाम ऐसी नामकरण कर दिया, ठीक है। तो ये है क्या क्या, ये करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। मतलब इसके अंदर करोड़ों तारे हैं, कई तरह के बादल हैं और गैसें हैं, ये उससे भरी पड़ी है, ठीक है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ा अच्छा चित्र दिया गया है समझने के लिए। देखो ये तो हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी किस में है, सौरमंडल में है, जिसके अंदर पृथ्वी की तरह 8 ग्रह और हैंगे। और बहुत सारे सौरमंडल जो हैं वो किस में है, आकाशगंगा में। अभी हमने पढ़ा आकाशगंगा मतलब कि जो है वो किससे बनी है, सौरमंडलों से बनी है। और सौरमंडल किससे बने हैं, मतलब बहुत सारे ग्रहों से बने हैं, तारे हैं उसके अंदर, ठीक है। और फिर आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चित्र दिया गया है कि पहले ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं, आकाशगंगा में सौरमंडल होते हैं, और सौरमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रह होते हैं जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की भूगोल का चैप्टर 1। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और इसके अगली चैप्टर की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। और इसकी अगर क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें, और आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर पूछें। थैंक यू।